यह एक ऐसी परमाणु पनडुब्बी की कहानी है जो पूरे 46 घंटे तक समुद्र से रहस्यमयी तरीके से गायब रही। जब उसे दोबारा खोजा गया तो सब हैरान रह गए क्योंकि वह अपनी असली जगह से करीब 5000 समुद्री मील दूर पाई गई। जैसे ही सेना के अधिकारियों को इसकी खबर मिली, तुरंत बचाव दल को पनडुब्बी के अंदर भेजा गया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। पनडुब्बी में मौजूद 100 से ज्यादा कर्मचारी अचानक गायब थे। न कोई शव, न संघर्ष के निशान, मानो पूरा दल हवा में गायब हो गया हो। पनडुब्बी के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह जल चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी मशीन को तेज बिजली का झटका दिया हो। जहां बाकी लोग डर और हैरानी में थे, वहीं वैज्ञानिक बोशे दाशान अजीब तरह से शांत दिखाई दे रहे थे। बेस पर लौटने के बाद टीम को पनडुब्बी का ब्लैक बॉक्स मिला। उसकी रिकॉर्डिंग सुनते ही सबकी रूह कांप उठी। रिकॉर्डिंग से पता चला कि पनडुब्बी पर किसी अज्ञात और बेहद खतरनाक समुद्री जीव ने हमला किया था। पनडुब्बी के निचले हिस्से पर विशाल दांतों और पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उधर समुद्री वैज्ञानिक डॉक्टर श्याओमेई अपने रोजमर्रा के समुद्री मिशन पर गहराई में उतर रही थीं। जब वह लगभग 5000 फीट गहराई तक पहुंची तो समुद्र के नीचे गर्म ज्वालामुखीय क्षेत्र दिखाई दिया, जहां अनोखा समुद्री जीवन पनप रहा था। वह अपने नोट्स बना ही रही थीं कि अचानक एक भयानक गर्जना सुनाई दी। जिज्ञासा में उन्होंने बाहर देखा और तभी एक विशाल चमकता हुआ जीव बिजली की गति से उनके पास से गुजर गया। डरी हुई श्याओमेई ने तुरंत कंट्रोल रूम से पूछा कि क्या रडार पर कोई जीव दिखाई दे रहा है, लेकिन जवाब मिला, रडार पूरी तरह खाली है। खुद को संभालते हुए उन्होंने और नीचे उतरना जारी रखा। करीब 8500 फीट की गहराई पर उन्हें एक मृत ज्वालामुखी का गड्ढा दिखा जो इतना गहरा था कि उसका अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था। जिज्ञासा के कारण उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन तभी भयावह घटना शुरू हो गई। अचानक पनडुब्बी की गहराई तेजी से बदलने लगी, मानो कोई विशाल ताकत उसे नीचे से धक्का दे रही हो। इसके साथ ही डरावनी चीख जैसी आवाजें गूंजने लगीं जो कंट्रोल रूम तक सुनाई देने लगीं। अगले ही पल पनडुब्बी की पूरी बिजली व्यवस्था बंद हो गई और श्याओमेई का संपर्क टूट गया। जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो दर्जनों विशाल समुद्री जीव पनडुब्बी से टकरा रहे थे। कुछ समय बाद सब अचानक शांत हो गया और वह किसी तरह बच निकली। जमीन पर लौटते ही उन्होंने अधिकारियों को बताया कि उन्होंने जिस जीव को देखा वह दुनिया की किसी भी जात प्रजाति से मेल नहीं खाता। वह अब तक पाए गए सभी समुद्री जीवों से कई गुना बड़ा था, यानी साफ था। समुद्र की गहराइयों में एक बिल्कुल नई प्रजाति मौजूद है। इसी दौरान समुद्र में 3 लोग गहरे पानी में मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने एक छोटे मगरमच्छ को चारे के रूप में समुद्र में फेंका। कुछ ही देर में एक विशाल शार्क उस चारे में फंस गई। बहुत मेहनत के बाद जब उन्होंने शार्क को नाव तक खींचा तो उनका खून जम गया। सैकड़ों किलो वजन वाली शार्क का पूरा शरीर गायब था, सिर्फ उसका सिर बचा था। उसी समय समुद्र की गहराई में 2 लड़कों को अजीब से अंडे मिले। जिज्ञासा में एक लड़का उन अंडों को घर ले आया और अपने मछली घर में रख दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इन अंडों से जन्म लेने वाला जीव कितना खतरनाक होगा। अगली सुबह मछली घर की सारी मछलियां गायब थीं। तभी अचानक कांच का टैंक जोरदार धमाके से टूट गया। घर की लाइटें झिलमिलाने लगीं और टीवी का सिग्नल भी बंद हो गया। सीढ़ियों पर एक 4 पैरों वाला अजीब जीव तेजी से रेंग रहा था। लड़का उसके पीछे भागा और उसके निशानों का पीछा करते हुए अपनी बहन के कमरे तक पहुंच गया। बहन को बाहर भेजकर उसने दरवाजा बंद किया और बाथरूम में उस जीव को ढूंढ निकाला। वह कोई मछली नहीं थी, बल्कि किसी प्राचीन समुद्री दानव जैसी दिख रही थी। घबराकर उसने उस छोटे समुद्री जीव को कपड़े में लपेट लिया। नीचे जाकर उसने अपने दोस्त को बुलाया और दोनों ने मिलकर उस जीव को एक डिब्बे में बंद कर स्टोर रूम में छिपा दिया। स्पष्ट था वे उस समुद्री दानव को पालना चाहते थे। उधर श्याओमेई जैसे ही अपने कार्यस्थल पहुंची, सरकार द्वारा भेजे गए वैज्ञानिक दाशान उन्हें पूछताछ के लिए ले गए। उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, समुद्री जीव को देखने के बाद क्या तुम्हारे शरीर में कोई बदलाव महसूस हुआ? श्याओमेई ने मना किया। यह सुनते ही दाशान का रवैया बदल गया। उन्होंने कहा कि जो कुछ उसने देखा वह सिर्फ उसका भ्रम था और फिर उन्होंने पनडुब्बी की सारी रिकॉर्डिंग जब्त करने का आदेश दे दिया। श्याओमेई अब समझ चुकी थी सरकार किसी बहुत बड़े सच को दुनिया से छिपा रही है, इसलिए उसने ऊपर से तो बात मान ली, लेकिन मन ही मन तय कर लिया कि वह इस रहस्य की जांच कभी बंद नहीं करेगी। उसी समय समुद्र में फिर से उस रहस्यमयी समुद्री दानव की झलक दिखाई दी। मेक्सिको की खाड़ी में द झुआंग अपने छोटे भाई के साथ मछली पकड़ने के लिए गोता लगाने जा रहा था। दोनों पूरी तैयारी के साथ पानी में उतरे, लेकिन नीचे जाते ही उसके नासमझ भाई ने उत्साह में आकर हारपून गन से सीधे उस विशाल समुद्री जीव पर हमला कर दिया। हमला होते ही समुद्री दानव भड़क उठा। कुछ ही सेकंड में
उसने लड़के को अपनी ताकतवर पकड़ में लिया और उसे गहराई की ओर घसीट ले गया। दझुआंग अपने भाई को बचाने के लिए पीछे भागा, लेकिन उस दानव की रफ्तार के सामने वह बिल्कुल बेबस था। वह सिर्फ देखता रह गया और उसका भाई गहरे समुद्र में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद दाझुआंग की ऑक्सीजन खत्म हो गई। जब उसके साथी उसे बाहर लाए, वह बेहोश होकर समुद्र की सतह पर तैर रहा था। होश आने पर उसने खुद को अस्पताल में पाया। जब उसकी पत्नी ने बताया कि अभी तक उसके भाई का शव भी नहीं मिला है, तो वह अपराध बोध में टूट गया। कुछ समय बाद टीवी पर एक खबर चली, समुद्र किनारे एक विशाल अज्ञात जीव का शव मिला है। दझुआंग ने उसे देखते ही पहचान लिया। यही वही दानव था जिसने उसके भाई को समुद्र में खींच लिया था। अब उसने फैसला किया, वह खुद जाकर सच्चाई पता लगाएगा। उधर श्याओमेई ने भी वही खबर देखी। उसे तुरंत समझ आ गया कि यही वही जीव है जिसे उसने करीब 8000 फीट की गहराई में देखा था। सच दुनिया के सामने लाने के लिए वह भी उस समुद्र तट की ओर निकल पड़ी। लेकिन मामला उतना आसान नहीं था। वैज्ञानिकों ने जब उस मृत जीव की जांच की तो उसके दांत देखकर सब दंग रह गए। हर दांत लगभग 1 मीटर लंबा था और पेड़ के तने जितना मोटा। शोध के लिए मशीनों की मदद से उस दानव का करीब 5 मीटर लंबा जबड़ा खोला गया। अंदर मोटे और खतरनाक दांतों की कई कतारें थीं। जब जांच उपकरण उसके मुंह के अंदर भेजा गया तो पता चला कि उसके शरीर में बड़ी संख्या में परजीवी जीव मौजूद थे। इसके बाद वैज्ञानिकों ने उसके फेफड़े खोज निकाले, जिससे साबित हुआ कि वह कोई मछली नहीं बल्कि एक स्तनधारी जीव था। और गहराई से जांच करने के लिए वैज्ञानिकों ने मशीन की ऊर्जा बढ़ानी शुरू की। आखिरकार उस जीव की त्वचा प्रतिक्रिया देने लगी, लेकिन तभी मॉनिटर अचानक झिलमिलाने लगा। स्थिति को खतरे में देखकर दाशान ने तुरंत जांच रोकने को कहा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक दानव की त्वचा फट गई और उसमें से जहरीला तरल बाहर फूट पड़ा। तेज धमाके जैसी ताकत से वैज्ञानिक दहाई दूर जा गिरा। जब लोग उसकी मदद के लिए पहुंचे तो देखा उसका चेहरा बुरी तरह जल चुका था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि भले ही वह बच जाए, लेकिन उसके चेहरे पर जिंदगी भर के निशान रहेंगे। इसी दौरान अचानक उसकी दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी और उसके चेहरे से पीला तरल बहने लगा। नर्सों ने तुरंत डॉक्टरों को बुलाकर इलाज शुरू किया। उधर श्याओमेई उस समुद्र तट पर पहुंच गई जहां दानव का शव मिला था, लेकिन सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया था। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। तभी एक आदमी सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि दाझुआंग था। कुछ देर बाद श्याओमेई और दाझुआंग दोनों को एक सैन्य शिविर में ले जाकर चेतावनी दी गई और फिर छोड़ दिया गया। लेकिन दोनों हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक मछली पकड़ने वाली नाव खरीदी और रात के अंधेरे में चुपके से समुद्र तट के पास पहुंच गए। अंधेरे और झाड़ियों का सहारा लेकर दाझुआंग धीरे धीरे तट की ओर बढ़ा और वहां काम कर रहे लोगों पर नजर रखने लगा। इधर श्याओमेई अपने बेटे के साथ नाव पर इंतजार कर रही थी। अचानक उसका बेटा जोर से चिल्लाया। चारों तरफ छोटे छोटे परजीवी जीव रेंग रहे थे। श्याओमेई ने तुरंत उनमें से एक को पकड़ लिया और होटल वापस आ गई। उसने उस जीव का पेट काटकर नमूना सुरक्षित रखा। एक समुद्री वैज्ञानिक होने के नाते उसे अब साफ महसूस हो रहा था, सच बहुत करीब है। उधर अस्पताल में गंभीर रूप से घायल दाहाई के साथ कुछ और भी डरावना होने वाला था। अस्पताल में भर्ती दाहाई के शरीर में अचानक अजीब जीवन संकेत दिखाई देने लगे। उसकी दिल की धड़कन प्रति मिनट सिर्फ 5 बार रह गई थी। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई इंसान गहरी सर्दियों की नींद यानी हाइबरनेशन में चला गया हो। लेकिन तभी अचानक दाहाई ने अपनी आंखें खोल दी। उसने अपने शरीर से जुड़े सारे मेडिकल उपकरण खींचकर निकाल दिए और धीरे धीरे चेहरे पर बंधी पट्टियां भी हटा दी। जब नर्स कमरे में पहुंची तो सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। जिस चेहरे पर गहरे घाव होने चाहिए थे वह पूरी तरह ठीक हो चुका था। जब डॉक्टर दाशान को यह खबर मिली तो उन्होंने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि समुद्री दानव के शरीर से निकला तरल घावों को तेजी से भरने की अद्भुत क्षमता रखता है। उसी समय पेंटागन से आया अधिकारी श्याओहेई डॉक्टर दाशान से मिलने पहुंचा। उसने बताया कि समुद्र की सतह पर एक बेहद रहस्यमयी घटना घटी है। आसमान में उड़ रही एक लड़की ने देखा कि शांत झील का पानी अचानक उफान मारने लगा। अगले ही पल वहां एक विशाल भंवर बन गया। खतरे को समझते ही लड़की ने अपने साथियों से दिशा बदलने को कहा, लेकिन कोई उसकी बात समझ नहीं पाया और देखते ही देखते वह खुद उस भंवर में समा गई। दूसरी ओर श्याओहेई ने दाशान को बताया कि जमीन के अंदर स्थित एक झील में भी ऐसा ही विशाल भंवर बना है। दोनों तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर सब हैरान रह गए। जो झील पहले पानी से भरी थी वह सिर्फ एक दिन में पूरी तरह खाली हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ एक विशाल गहरा गड्ढा बचा था। गड्ढे के अंदर तापमान इतना ज्यादा था कि किसी इंसान को नीचे भेजना असंभव था। इसलिए जांच के लिए एक रिमोट कंट्रोल रोबोट अंदर भेजा गया।
इसी दौरान श्याओमेई परजीवी जीव के पेट का नमूना लेकर लैब पहुंची। उसके अंदर समुद्री दानव के मांस के अंश मौजूद थे। जांच का परिणाम देखकर वह दंग रह गई। रिपोर्ट के अनुसार नमूने का 90% डीएनए सामान्य जीवों जैसा था, लेकिन बाकी 10% डीएनए एक प्राचीन समुद्री जीव प्लायोसौर से मिलता था। हैरानी की बात यह थी कि यह जीव करीब 1 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुका माना जाता है। यह खोज श्याओमेई के लिए बेहद बड़ी थी। उसने तुरंत डॉक्टर दाशान को फोन किया और मिलने का समय तय किया। दाशान उसे हेलीकॉप्टर से समुद्र के ऊपर ले गया। श्याओमेई उत्साह से अपने शोध के आंकड़े दिखाने लगी, लेकिन दाशान बिल्कुल शांत था, जैसे वह पहले से सब जानता हो। उसने समुद्र की ओर इशारा करते हुए कहा, यही वह जगह है जहां तुमने पहली बार इतने समुद्री दानव देखे थे। समुद्र के नीचे कई ज्वालामुखी मौजूद हैं, जिनकी गर्मी आसपास के 200 मील तक हर जीव को खत्म कर सकती है, लेकिन ये दानव वहीं झुंड में जिंदा हैं। यानी यह कोई संयोग नहीं है। फिर दाशान ने चेतावनी दी, अगर तुम अकेले इस रहस्य की जांच जारी रखोगी तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। बात खत्म होते ही श्याओमेई तुरंत अपनी कंपनी की लैब पहुंची, लेकिन वहां उसे झटका लगा। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। हार न मानते हुए वह अपने दोस्त के रिसर्च सेंटर पहुंची और साथ मिलकर जांच करने की बात कही, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही दोस्त ने उसे रोक दिया। ऊपर से आदेश आया था कि श्याओमेई की रिसर्च फर्जी घोषित कर दी गई है। अब कोई भी वैज्ञानिक उसके साथ काम नहीं कर सकता। बेबस श्याओमेई अकेली वहां से चली गई। असल में उसे रोकने वाला कोई वैज्ञानिक नहीं, बल्कि पेंटागन का अधिकारी श्याओफेई था। वह किसी भी कीमत पर समुद्री दानवों का सच दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता था। कुछ समय बाद गड्ढे में भेजे गए रोबोट की रिकॉर्डिंग वापस आई। वीडियो में दिखा कि अंदर हर तरफ लावा भरा हुआ था। करीब 43 किलोमीटर की गहराई पर रोबोट पिघल गया, लेकिन नष्ट होने से पहले उसने एक चौंकाने वाला दृश्य रिकॉर्ड किया। समुद्री दानव लावे के अंदर पूरी तरह जीवित और सक्रिय थे, मानो लावा ही उनका असली घर हो। यह देखकर दाशान सोच में पड़ गया। क्या ये जीव किसी प्रयोग से बने नहीं, बल्कि हमेशा से समुद्र की गहराई में लावे के बीच छिपकर रह रहे थे? इसी दौरान उसने अपना हाथ आग में करीब 1 मिनट तक रखा, फिर भी उसे कोई दर्द या जलन नहीं हुई, क्योंकि उसके हाथ पर गहरे समुद्र में रहने वाले जीव का विशेष तरल लगा था। यह वही पदार्थ था जो समुद्री ज्वालामुखियों के लावे में रहने वाले दानवों से मिलता है। वैज्ञानिक शोध से पता चला कि यह तरल कोशिकाओं के स्तर पर खराब और बीमार कोशिकाओं को भी दोबारा ठीक कर सकता है। समुद्री दानव के शरीर से निकला यह खास तरल इतना शक्तिशाली था कि गंभीर रूप से घायल इंसान भी बहुत कम समय में पूरी तरह ठीक हो सकता था। यह खोज पूरी दुनिया के लिए एक नए मेडिकल युग की शुरुआत बन सकती थी। डॉक्टर दाशान ने तुरंत अपनी रिसर्च रिपोर्ट अधिकारी श्याओहेई को सौंप दी। उन्होंने बताया कि इन समुद्री दानवों का विशाल आकार और उनके शरीर से निकलने वाला तरल मानव जाति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन श्याओहेई ने शांत स्वर में कहा, खतरा तो पहले ही शुरू हो चुका है। नई रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्र के तापमान में असामान्य बदलाव देखा गया है। पूरे समुद्र का तापमान लगातार बढ़ रहा था, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में स्क्विड मछलियां मरने लगी थीं। दाशान ने एक चौंकाने वाला अनुमान लगाया, ये समुद्री दानव समुद्र के नीचे ज्वालामुखियों में रहते हैं, तो संभव है कि समुद्र के अंदर मौजूद ये ज्वालामुखी इन्हीं दानवों ने खोदे हों। और यही कारण है कि समुद्र का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। जल्द ही यह अनुमान सच साबित हो गया। समुद्र किनारे एक गाइड पर्यटकों को पानी के फव्वारे के बारे में बता रहा था। तभी अचानक फव्वारे के नीचे से अजीब आवाज आने लगी। अगले ही पल फव्वारे से पानी नहीं बल्कि गर्म लावा बाहर फूट पड़ा। लगातार हो रही इन घटनाओं को देखकर दाशान समझ गया कि अब सच्चाई ज्यादा देर छिप नहीं सकती, क्योंकि समुद्री दानव समुद्र के नीचे ज्वालामुखियों की खुदाई कर रहे थे, जिससे ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र का बढ़ता तापमान और पूरी मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी खतरा पैदा हो सकता था। श्याओहेई के रोकने के बावजूद दाशान ने उच्च अधिकारियों को पूरा सच बताने का फैसला किया। उधर दक्षिणी समुद्र क्षेत्र में श्याओ शुआई नाम का लड़का अपने घर में एक छोटे समुद्री दानव को पाल रहा था। उसने उसका नाम रखा श्याओ चांग। जब वह उसे मछली खिलाता है तो छोटा दानव अचानक तेज बिजली पैदा करता है, यहाँ तक कि बिना बिजली से जुड़ा टीवी भी अपने आप चालू हो जाता है। अब साफ था यह जीव पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जात जीव से कहीं ज्यादा खतरनाक था। इसी बीच गहरे समुद्र में स्थित एक लाइट हाउस पर अजीब घटना घटी। रात का चौकीदार टीवी देख रहा था, तभी उसे बाहर से रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, एक भयावह दृश्य सामने था। कुछ ही दूरी पर एक विशाल समुद्री जीव धीरे धीरे समुद्र में गायब हो गया। दूसरी तरफ समुद्र तट पर हजारों मृत स्क्विड मछलियां अचानक किनारे पर आ गईं।
नहीं। नौकरी खो चुकी समुद्री वैज्ञानिक श्याओ मेई अब एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम कर रही थी। वहां भी उसने बड़ी मात्रा में ताजी मरी हुई स्क्विड देखी। उसे तुरंत समझ आ गया समुद्र के अंदर कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। वह तुरंत अपने मछुआरे दोस्त श्याओलियांग के पास गई। काफी मनाने के बाद श्याओलियांग उसे नाव से जांच के लिए ले जाने को तैयार हो गया। कुछ ही देर बाद उन्होंने समुद्र में एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। दो विशाल वयस्क मछलियां रहस्यमय तरीके से मरी हुई तैर रही थीं। उनके पूरे शरीर पर भयानक काटने के निशान थे। इसका मतलब साफ था, समुद्री दानव पास ही मौजूद था। दोनों उसका पीछा करने लगे, लेकिन अचानक दानव ने दिशा बदली और सीधा उनकी नाव की ओर बढ़ने लगा। नाव के पास समुद्र की सतह पर हरा प्रकाश चमकने लगा। अगले ही पल एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय तरंग उठी और नाव के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो गए। स्थिति शांत होने के बाद श्याओलियांग नुकसान जांचने के लिए पानी में उतरा। नाव अभी भी चल सकती थी, बस प्रोपेलर को ठीक करना जरूरी था। लेकिन उसके बड़े हाथों की वजह से वह यह काम नहीं कर पाया। इसलिए मजबूरी में श्याओ मेई को खुद समुद्र में उतरना पड़ा। जब वह मरम्मत कर रही थी तब उसने देखा समुद्री दानव अभी भी वहीं था और नाव के चारों ओर घूम रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उसने न तो हमला किया और न ही कोई नुकसान पहुंचाया। उत्साहित श्याओ मेई तुरंत ऊपर आई, लोकेशन डिवाइस वाली सिग्नल गन उठाई और फिर से पानी में उतर गई। सही मौका देखकर उसने ट्रैकिंग डिवाइस सीधे समुद्री दानव के शरीर पर लगा दिया। नाव पर लौटते ही दोनों ने दानव की लोकेशन ट्रैक करना शुरू किया और तभी श्याओ मेई हैरान रह गई। सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही वह समुद्री दानव 80 समुद्री मील दूर पहुंच चुका था। जब रिसर्च टीम ने लोकेशन डिवाइस की जांच की तो उन्हें पता चला कि यह ट्रैकर श्याओ मेई ने लगाया था। यह खबर तुरंत अधिकारी श्याओ हेई तक पहुंचा दी गई। श्याओ हेई समझ गया, अगर श्याओ मेई ने समुद्री दानव की जानकारी दुनिया के सामने ला दी तो पूरी जनता में डर और अफरा तफरी फैल जाएगी। इसलिए उसने फैसला लिया श्याओ मेई को हमेशा के लिए चुप करा दिया जाए। लेकिन इस बार डॉक्टर दाशान उसके सामने खड़े हो गए। दाशान के कड़े विरोध की वजह से श्याओ मेई की जान तो बच गई, लेकिन श्याओ हेई के दिमाग में अब एक और ज्यादा खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। उधर श्याओ मेई की मुलाकात दानव को ट्रैक कर रहे दाजुआंग से हुई। जब दोनों उसकी मूवमेंट देख रहे थे तो श्याओ मेई अचानक चौंक गई। समुद्री दानव धीरे धीरे जमीन की ओर बढ़ रहा था। उसे समझ आ गया कि यह दुनिया का पहला मौका हो सकता है जब दानव कैमरे में कैद होगा। दोनों तुरंत उस लोकेशन की तरफ निकल पड़े, लेकिन यह खबर सिर्फ उनके पास ही नहीं थी। समुद्र किनारे एक विशाल रहस्यमयी जीव दिखाई दिया। देखते ही देखते सैकड़ों पर्यटक वहां इकट्ठा हो गए। लोग हैरानी से बातें करते हुए उसकी तस्वीरें लेने लगे। यह देखकर श्याओ मेई बेहद खुश थी। उसे लगा अब सेना सच नहीं छिपा पाएगी। कुछ देर बाद समुद्री सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, लेकिन उस विशाल जीव पर हमला करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ सायरन बजाकर उसे वापस समुद्र में जाने की चेतावनी दी। कुछ ही पलों में समुद्र फिर शांत हो गया। किनारे खड़े लोग सुरक्षा टीम के लिए तालियां बजाने लगे। सबको लगा खतरा टल गया है। तभी अचानक एक तेज और दर्दनाक आवाज गूंजी। समुद्र की सतह पर हरा प्रकाश फैल गया। अगले ही सेकंड भयंकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकला। पूरे तट की बिजली लाइनें एक साथ बंद हो गईं। हालांकि पल्स खत्म होते ही समुद्री दानव खुद ही वहां से चला गया। रात होते ही सेना ने खबर दबाने के लिए सभी गवाहों को वहीं रोक लिया। तभी डॉक्टर दाशान श्याओ मेई से मिलने पहुंचे। श्याओ मेई ने गुस्से में कहा, आज सैकड़ों कैमरों ने दानव की रिकॉर्डिंग की है, अब तुम लोग सच्चाई कैसे छिपाओगे? दाशान मुस्कुराए और उसे अपना कैमरा देखने को कहा। श्याओ मेई हैरान रह गई। दानव द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ने 2 किलोमीटर के अंदर मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक डेटा नष्ट कर दिया था, यानी कोई सबूत बचा ही नहीं। इसके बाद दाशान ने कहा, मैं चाहता हूं तुम हमारी टीम ज्वाइन करो, क्योंकि जो काम सेना करोड़ों खर्च करके भी नहीं कर पाई वह तुमने अकेले कर दिखाया। श्याओ मेई अभी सोच ही रही थी कि दाशान ने उसे भविष्य के बड़े सपने दिखाने शुरू कर दिए। इसी बीच श्याओ शुआई का पाला हुआ छोटा दानव श्याओ चंग तेजी से बड़ा होने लगा। उसकी बिजली पैदा करने की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। एक बार तो उसने पूरे स्टोर रूम में आग लगा दी। इतना ही नहीं, उसका स्वभाव भी खतरनाक होता जा रहा था। एक दिन उसने पड़ोसी के पालतू कुत्ते को ही खा लिया। इस घटना के बाद एनिमल पुलिस तुरंत घर पहुंच गई। श्याओ चंग को बचाने के लिए श्याओ शुआई रात के अंधेरे में उसे लेकर भाग निकला। पूरी रात साथ बिताने के बाद उसने भारी दिल से श्याओ चंग को वापस समुद्र में छोड़ दिया। लेकिन दोनों के बीच बना रिश्ता इतना गहरा था कि यह कहानी यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। उधर डॉक्टर दाशान एक कृत्रिम समुद्री पौधे पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने पाया कि यह जीव सिर्फ रोशनी और गर्मी से जिंदा रह सकता है, लेकिन जब उन्होंने उसका जेनेटिक कोड देखा
तो वह सन्न रह गए। ऐसा परफेक्ट जीन पैटर्न उन्होंने पहले कभी किसी जीव में नहीं देखा था। तभी उन्हें सच्चाई समझ आई, समुद्री दानव प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाए गए थे। उन्होंने तुरंत यह रिपोर्ट श्याओ हेई को भेज दी। रिपोर्ट देखते ही श्याओ हेई ने एक फोन किया और दाशान से कहा, तैयार हो जाइए, आपको सीधे पेंटागन भेजा जा रहा है। लेकिन फोन रखते ही एक तेज रफ्तार कार ने दाशान को टक्कर मार दी और वहीं उनकी मौत हो गई। कुछ देर बाद उनके असिस्टेंट दहाई को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने तुरंत सारी रिसर्च फाइलें कॉपी की, समुद्री पौधे के सैंपल उठाए और वहां से भाग निकला। लेकिन भागते समय दाहाई की पीठ बुरी तरह घायल हो चुकी थी, लेकिन किस्मत से वह किसी तरह वहां से भाग निकलने में सफल रहा। दूसरी तरफ श्याओ मेई और दाजुआंग टीवी पर समुद्री दानव की खबर देख रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ऊपर बैठे अधिकारियों ने इतनी जबरदस्त कवर अप प्लानिंग की कि उसी दिन मौजूद लोगों ने कहना शुरू कर दिया, उन्होंने कोई रहस्यमय जीव देखा ही नहीं। तभी अचानक घर के बाहर जोरदार धमाका हुआ। दोनों भागकर बाहर पहुंचे और देखा गंभीर रूप से घायल दाहाई दरवाजे पर गिरा पड़ा था। मरने से पहले उसने श्याओमेई को एक रहस्यमयी चाबी दी और अगले ही पल उसकी मौत हो गई। अब मामला सिर्फ जांच का नहीं बल्कि जान का खतरा बन चुका था। यह सब देखकर श्याओमेई डर गई। उसने फैसला किया कि वह अब जांच छोड़ देगी, क्योंकि वह अपने छोटे बेटे की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। लेकिन तभी दाजुआंग ने उसे समझाया, हमें सिर्फ अपने परिवार को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को बचाना है। यह बात सुनकर श्याओमेई ने फिर हिम्मत जुटाई। उसने अपने बेटे को अपने एक्स हस्बैंड के पास छोड़ दिया और दाजुआंग के साथ समुद्री दानव का सच खोजने निकल पड़ी। इसी दौरान हजारों मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा एक यात्री विमान अचानक खतरे में आ गया। उसके पंख पर हरी बिजली जैसी ऊर्जा गिरी और फिर सामने आया खौफनाक नजारा। समुद्र की सतह पर अनगिनत विशाल जीव अपने शरीर से हरी बिजली छोड़ रहे थे। अब सच जानने के लिए श्याओमेई और दाजुआंग डॉक्टर दाशान की छोड़ी हुई फाइलों तक पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे घर लौटे उन्होंने देखा कोई पहले से ही उन्हें पकड़ने के लिए तलाशी ले रहा था। स्थिति समझते ही दोनों फाइलें लेकर भाग निकले। पीछे मुड़कर देखा तो पता चला उनका पीछा कर रहा था पेंटागन एजेंट श्याओ हेई। उससे बचने के लिए श्याओमेई ने अपने मछुआरे दोस्त श्याओलियांग की मदद ली। श्याओलियांग ने अपने सी प्लेन की मदद से दोनों को समुद्र के रास्ते फरार कर दिया। फाइलों से एक चौंकाने वाला सच सामने आया। सेना को 4 साल पहले ही समुद्री दानवों के अस्तित्व का पता था, लेकिन सच्चाई छिपाने की वजह से दाजुआंग के भाई जैसे कई आम लोग इन दानवों का शिकार बन चुके थे। उधर जांच एजेंसी डॉक्टर दाशान की मौत की पड़ताल कर रही थी, लेकिन श्याओ हेई ने उसे सिर्फ एक दुर्घटना बताकर मामला दबा दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका यह घमंड पूरी मानवता पर भारी पड़ने वाला है। इसी बीच श्याओमेई को एक और बड़ा सुराग मिला। हर साल नवंबर के मध्य में सभी समुद्री दानव एक ही जगह इकट्ठा होते हैं, मानो किसी विशाल निर्माण कार्य में लगे हों। और अभी नवंबर की शुरुआत ही थी, यानी उनके पास सच देखने का आखिरी मौका था। लेकिन समस्या यह थी, वे अब सेना द्वारा वांटेड थे। कोई भी उन्हें डाइविंग उपकरण देने वाला नहीं था। इसलिए उन्होंने फैसला किया अपनी खुद की पनडुब्बी बनाने का। तीनों ने एक पुराने बॉयलर को चुना। श्याओमेई ने जांच के बाद कहा, इसका प्रेशर समुद्र की गहराई झेल सकता है। फिर शुरू हुआ जुगाड़ इंजीनियरिंग का मिशन। कुछ ही दिनों में उनकी होममेड पनडुब्बी तैयार हो गई। पहला टेस्ट किया गया, लेकिन सीलिंग कमजोर होने की वजह से पनडुब्बी पानी से भर गई। हार मानने के बजाय उन्होंने उसे और बेहतर बनाया। इस बार उसमें एक इमरजेंसी एस्केप बोट भी लगाई गई। अगर बैटरी खत्म हो जाए तो वह खुद ब खुद उन्हें समुद्र की सतह तक ले आए। अब असली मिशन शुरू हुआ। श्याओमेई और दाजुआंग समुद्र की गहराई में उतरने लगे, जबकि ऊपर से श्याओलियांग रस्सी के जरिए पनडुब्बी को संभाल रहा था। शुरुआत सब ठीक थी, लेकिन 3000 फीट नीचे पहुंचते ही खिड़की से पानी रिसने लगा। श्याओलियांग ने तुरंत काबल रोक दी। दोनों वापस लौटने ही वाले थे कि अचानक समुद्री दानव की डरावनी आवाज गूंजी। उन्हें समझ आ गया, अगर अब लौटे तो दानवों की सभा हमेशा के लिए छूट जाएगी, और उन्होंने खतरा उठाने का फैसला किया। पनडुब्बी 4000 फीट गहराई तक पहुंच गई। तभी श्याओमेई ने देखा समुद्र तल पर एक विशाल ज्वालामुखी क्रेटर। उसने तुरंत कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। लेकिन जो उसने देखा उसने पूरी दुनिया की सच्चाई बदल दी। समुद्री दानव झुंड में प्रजनन कर रहे थे और उसी समय ऊपर मौजूद श्याओलियांग की नाव के इंस्ट्रूमेंट पैनल ने अचानक खतरनाक संकेत देना शुरू कर दिया। अचानक ऊपर समुद्र में जोरदार धमाका हुआ। श्याओलियांग तुरंत बाहर भागा यह देखने के लिए कि क्या हुआ है, लेकिन अगले ही पल वह डर के मारे वहीं जम गया। कुछ देर बाद नीचे मौजूद पनडुब्बी अचानक तेजी से गहराई में गिरने लगी। श्याओमेई ने वॉकी टॉकी से बार बार श्याओलियांग को बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
पनडुब्बी जाकर समुद्र के नीचे ज्वालामुखी की दीवार से टकराई और वहीं रुक गई। लेकिन टक्कर इतनी भयानक थी कि पनडुब्बी का पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम खराब हो गया। जब दोनों ने खिड़की से बाहर देखा तो उनके होश उड़ गए। ऊपर से जुड़ी मोटी केबल टूट चुकी थी और अब नीचे गिर रही थी। यह देखकर श्याओमेई रो पड़ी, क्योंकि वह जानती थी इतनी लंबी केबल का वजन कई टन होता है और वही वजन उन्हें सीधे समुद्री दानवों के घोंसले में खींच ले जाएगा। अगले ही पल पनडुब्बी सच में गिरने लगी। 5000 फीट गहरे समुद्र में एक टूटी हुई पनडुब्बी तेजी से नीचे जा रही थी। जो लोग दानवों को देखने आए थे अब खुद उनके अड्डे में फंस चुके थे। हालात और खराब हो गए। पनडुब्बी में पानी घुसने लगा, एयर सर्कुलेशन सिस्टम बंद हो गया और अंदर बची ऑक्सीजन सिर्फ 1 घंटे की रह गई। दाजुआंग ने हार मान ली। उसे लगा अब बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी श्याओमेई के दिमाग में एक बात आई। उसने मजाक में कहा, मेरे इतने महंगे कॉस्मेटिक्स अभी बचे हैं, मैं ऐसे नहीं मर सकती। फिर उसने दाजुआंग को झकझोरते हुए कहा, अगर जिंदा बाहर निकल गए तो जिंदगी बदल जाएगी। ये सुनकर दाजुआंग में फिर हिम्मत आ गई। दोनों ने मिलकर टूटे हुए सर्किट सिस्टम को ठीक करना शुरू किया। कुछ देर बाद बिजली सिस्टम फिर चालू हो गया। श्याओमेई ने तुरंत इमरजेंसी लाइफ बोट का स्विच दबाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तभी उन्हें समझ आया, लाइफ बोट पनडुब्बी के नीचे दब चुकी थी। अब उम्मीद लगभग खत्म थी। फिर भी हार न मानते हुए श्याओमेई ने रेडियो से ऊपर संपर्क करने की कोशिश की। कई मिनट गुजर गए, कोई जवाब नहीं। अब अंदर की हवा सिर्फ आधे घंटे की बची थी। तभी अचानक रेडियो में आवाज सुनाई दी। श्याओमेई तुरंत मदद मांगने लगी, लेकिन सामने वाला उनकी भाषा समझ ही नहीं पाया और संपर्क टूट गया। उधर सेना को भी यह SOS सिग्नल मिल चुका था। सिग्नल सीधे श्याओहेई तक पहुंचाया गया। आवाज सुनते ही उसे समझ आ गया, यह श्याओमेई है। उसके साथियों ने पूछा, क्या बचाव के लिए पनडुब्बी भेजें? लेकिन श्याओहेई ने आदेश दिया, मदद की रिकॉर्डिंग तुरंत नष्ट कर दो, क्योंकि अगर श्याओमेई मर गई तो समुद्री दानवों का राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। इधर समुद्र के नीचे ऑक्सीजन की कमी से दाजुआंग को भ्रम होने लगा। उसे लगा कोई इंसान समुद्र तल पर चल रहा है। उसे अपने भाई का चेहरा दिखा। जैसे ही उसने सर्चलाइट जलाई, सामने इंसान नहीं बल्कि झुंड के झुंड समुद्री दानव तैर रहे थे। अचानक एक विशाल दानव सीधे पनडुब्बी की ओर बढ़ा। दाजुआंग लाइट बंद करने जा रहा था, लेकिन श्याओमेई ने उसे रोक दिया। दोनों ने मिलकर पनडुब्बी की दीवार पीटना शुरू किया ताकि दानव का ध्यान खींच सकें। दानव ने जोरदार टक्कर मारी और उसी झटके से पनडुब्बी हिल गई। मौका मिलते ही दाजुआंग ने इमरजेंसी कैप्सूल खोल दिया और आखिरकार दोनों समुद्र की सतह पर पहुंच गए। लेकिन ऊपर आकर नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। चारों तरफ तूफान था, न श्याओलियांग न उसकी नाव। वे पूरी तरह समुद्र के बीच अकेले थे और तभी पता चला लाइफ बोट में भी एक बड़ा छेद हो चुका है। अब असली मौत उनका इंतजार कर रही थी। तूफानी प्रशांत महासागर में 2 इंसान एक टूटती नाव पर फंसे थे। तभी अचानक उनके ऊपर से एक विमान गुजरा। दाजुआंग ने तुरंत सिग्नल गन चलाई, लेकिन विमान ने उन्हें देखा ही नहीं। उल्टा सिग्नल की आग से नाव में और बड़ा छेद हो गया। घबराकर दाजुआंग बैग से रिपेयर पैच निकालने लगा, लेकिन घबराहट में वह पैच भी समुद्र में गिर गया। अब उफनती लहरों के बीच उनकी आखिरी उम्मीद भी डूब चुकी थी। समुद्र के बीच फंसे दाजुआंग के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार उसे मजबूर होकर समुद्र में छलांग लगानी पड़ी ताकि वह नाव को बचाने वाला पैच ढूंढ सके। काफी कोशिशों के बाद जब पैच लगभग समुद्र में डूबने ही वाला था, तभी दाजुआंग ने उसे पकड़ लिया और किसी तरह वापस लाइफ बोट तक लौट आया। पूरी रात दोनों बिना सोए संघर्ष करते रहे, लेकिन सुबह होते होते उनकी पीने का पानी भी लगभग खत्म होने लगा। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक श्याओमेई ने देखा कि करीब 20 फीट लंबी एक विशाल शार्क उनकी लाइफ बोट के चारों ओर चक्कर लगा रही है। समुद्र विज्ञान की डॉक्टर होने के कारण श्याओमेई तुरंत समझ गई कि शार्क बहुत जल्द हमला कर सकती है। यह सुनते ही दाजुआंग ने जल्दी से सिग्नल गन निकाली और फ्लेयर चलाकर शार्क को भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन श्याओमेई ने तुरंत उसे रोक दिया, क्योंकि गलत समय पर ऐसा करना और खतरनाक हो सकता था। रात गहराने के बाद काफी देर तक डराने की कोशिश के बाद आखिरकार शार्क वहां से चली गई। तभी श्याओमेई की नजर समुद्र में तैरती किसी चीज पर पड़ी। वह तेजी से पानी में हाथ चलाने लगी और समुद्र से ढेर सारी समुद्री घास निकाल लाई। उसने बताया कि यह खाने योग्य समुद्री घास है। भूख और ठंड से जूझ रहे दोनों ने उसी से अपना पेट भरा और फिर एक दूसरे को पकड़कर शरीर की गर्मी से खुद को बचाने लगे। अब उनकी आखिरी उम्मीद था श्याओलियांग, जो कहीं लापता था और शायद नाव लेकर वापस आकर उन्हें बचा सकता था। लेकिन कई समुद्री मील दूर समुद्री गश्ती दल को श्याओलियांग की नाव मिल चुकी थी।
नाव पर हर जगह खून के निशान और बड़ी मात्रा में अंडों के खोल मिले। इससे साफ था कि श्याओ लियांग शायद अब जीवित नहीं रहा। उसी समय द जुआंग और श्याओ मेई ने दूर समुद्र में हरे रंग की चमकती बिजली जैसी रोशनी देखी। उन्हें लगा कि वे खतरे से काफी दूर हैं, लेकिन अचानक एक विशाल समुद्री राक्षस ने हमला किया और उनकी नाव को पलटकर दूर फेंक दिया। किसी तरह अपना बैग ढूंढकर जब वे वापस लाइफ बोट तक पहुंचे तो देखा कि नाव की हवा लगभग निकल चुकी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि समुद्री राक्षस अभी भी उनके आसपास घूम रहा था। तभी द जुआंग की नजर समुद्र में फैले राक्षस के ढेर सारे अंडों पर पड़ी। श्याओ मेई ने अंदाजा लगाया कि राक्षस अपने अंडों की रक्षा कर रहा है। दोनों तुरंत अंडों के बीच जाकर खड़े हो गए और सच में राक्षस ने हमला करना बंद कर दिया। कुछ देर बाद श्याओ मेई ने देखा कि अंडे तोड़ने पर उनमें से हरे रंग का चमकदार तरल निकल रहा है। तुरंत दोनों ने कई अंडे तोड़ दिए ताकि समुद्र की सतह पर तेज हरी रोशनी फैल जाए और कोई गुजरता विमान उन्हें देख सके। जल्द ही एक हेलीकॉप्टर ने समुद्र में चमकती हरी रोशनी देख ली। हेलीकॉप्टर को देखते ही द जुआंग ने सिग्नल फ्लेयर दागा, जिससे पायलट समझ गया कि नीचे लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। पायलट तुरंत उनकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी समुद्री राक्षस ने हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। किस्मत से पायलट ने समय रहते हेलीकॉप्टर बचा लिया। जब हेलीकॉप्टर दूर जाता दिखाई दिया तो दोनों पूरी तरह निराश हो गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हेलीकॉप्टर वापस लौट आया। आखिरकार द जुआंग और श्याओ मेई को बचा लिया गया। रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनाया और उनके हाथों में मौजूद सामान सुरक्षित रखने की बात कही, लेकिन दोनों ने अपने बैग को कसकर पकड़े रखा क्योंकि उसमें मौजूद जानकारी उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हासिल की थी। अब सच दुनिया के सामने आने वाला था, लेकिन क्या कहानी सच में यहीं खत्म होने वाली थी? गहरे समुद्र में दो मछुआरों के जाल में एक अजीब जीव फंस गया। उसका रूप बिल्कुल डायनासोर के बच्चे जैसा था। मछुआरों ने सोचा कि इसे बेचकर अच्छा पैसा मिल सकता है, इसीलिए उन्होंने उसे जिंदा रख लिया। आधी रात होते ही वह छोटा समुद्री राक्षस जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। नींद में शादी का सपना देख रहे दाढ़ी वाले आदमी की नींद खुल गई और वह गुस्से से भर उठा। उसने गुस्से में उस छोटे राक्षस को उठाकर ठंडे स्टोरेज रूम में फेंक दिया। अगले दिन कप्तान ने देखा कि कोल्ड स्टोरेज की ठंडी हवा बाहर निकल रही है। जांच करने पर पता चला कि पूरा सिस्टम खराब हो चुका है और मछलियों से भरा गोदाम सड़ गया है। तभी दाढ़ी वाले आदमी की नजर उस छोटे समुद्री राक्षस पर पड़ी और उसे समझ आ गया कि असली गुनहगार वही है। गुस्से में वह उसे मारने ही वाला था कि अचानक छोटे राक्षस ने हमला कर दिया। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद आदमी ने उसे पकड़ तो लिया, लेकिन तभी राक्षस ने बिजली जैसा झटका छोड़ा और उसे बेहोश कर दिया। मौका मिलते ही वह थैले से निकलकर वापस समुद्र में कूद गया। उसी समय समुद्र किनारे भी राक्षस की मौजूदगी दिखाई देने लगी। एक आदमी का हथौड़ा पानी में गिर गया। जैसे ही वह उसे निकालने के लिए पानी में हाथ डालता है, अचानक किसी चीज ने उसका हाथ काट लिया। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसकी छोटी उंगली गायब थी। किनारे खड़े लोग उसकी चीख सुनकर तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़े। जब किनारे पहुंचे तो देखा कि आदमी पहले ही मृत हो चुका था। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर आई और साथ में मछली घर के समुद्री विशेषज्ञ द चुइंग को बुलाया। द चुइंग ने मृतक के शरीर पर चोटों का निरीक्षण किया। उन्हें वहां बिजली के झटकों के निशान भी दिखाई दिए। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि यह किसी विद्युत जीव के कारण हुआ है। तभी एक पुलिस वाले ने चिल्लाकर कहा कि उसने किसी अजीब जीव के पैरों के निशान देखे हैं। द चुइंग पैरों के निशान लेकर मछली घर वापस गया और उनका अध्ययन करने लगा। तभी मछली घर में पार्ट टाइम काम कर रहा श्याओ शुआई अंदर आया। जब उसने पैरों के निशान देखे तो तुरंत पहचान गया कि यह वही निशान है जो उसने पहले अपने छोटे समुद्री राक्षस शियाओ चियांग पर देखे थे। शियाओ शुआई तुरंत अपने दोस्त जुआन माओ को ढूंढा और कहा कि अगर पुलिस ने शियाओ चियांग को पकड़ लिया तो उसकी जान खतरे में होगी, इसलिए वह शियाओ चियांग को वापस लाना और सुरक्षित रखना चाहता था। उसने शियाओ चियांग को प्रशिक्षण देने वाली रिकॉर्डिंग निकाली और पानी में स्पीकर डाल दिया, लेकिन कई दिनों तक कोई आवाज नहीं आई। तभी शियाओ शुआई को याद आया कि शियाओ चियांग हमेशा बिजली की खोज में रहता था। वह एक जगह गया जहां पानी में केबल क्रॉस हो रही थी। वास्तव में वहां शियाओ चियांग की झलक मिली। शियाओ शुआई खुशी से पानी में गया, लेकिन अंदर जाकर उसने देखा कि यह शियाओ चियांग नहीं बल्कि एक और छोटा समुद्री राक्षस था। अचानक उस जीव ने उसके पैर को काट लिया। फिर पानी की सतह पर 10 से ज्यादा छोटे समुद्री राक्षस दिखाई दिए। शियाओ शुआई घबरा गया। कई मुठभेड़ों के बाद वह लाचार होकर घर वापस आया और जमीन पर लगे खून को साफ करने लगा, लेकिन उसकी बहन ने देख लिया कि वह घायल है। शियाओ शुआई को सच बताना पड़ा। शियाओ शुआई ने सोचा कि चोट गहरी नहीं है और बस उसे सामान्य तरीके से ठीक किया, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा है। कुछ दिनों बाद शियाओ शुआई अपने कमरे में शियाओ चियांग की आवाज सुन पाया। वह कमरे के कोने में उसे ढूंढ निकला। इसी बीच शियाओ मेई और दा जुआंग अपने द्वारा रिकॉर्ड किए गए समुद्री राक्षस के वीडियो लेकर
एक पत्रकार दोस्त के पास गए। जब पत्रकार ने वीडियो देखा तो उसने तुरंत अपने वरिष्ठों के साथ श्याओ मेई को मिलने का प्रबंध किया और समुद्री राक्षस पर विशेष रिपोर्ट प्रकाशित करने की योजना बनाई। लेकिन पेंटागन का छोटा ब्लैक यह खबर सुनते ही मीडिया पर दबाव डालने लगा। श्याओ मेई द्वारा रिकॉर्ड की गई जानकारी को विशेषज्ञों ने कंप्यूटर एनिमेशन बताया। साथ ही टीवी पर श्याओ मेई पर पेपर चोरी का आरोप भी लगा दिया गया। इस तरह लोगों की नजर में श्याओ मेई एक धोखेबाज बन गई। जब श्याओ मेई और दाजुआंग भ्रमित थे तभी एक रहस्यमय फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि वह समुद्री राक्षस की सारी जानकारी जानता है और उन्हें सेना के अपराध उजागर करने में मदद करेगा। इसी समय सामने वाला लड़का 48 डिग्री बुखार के साथ परेशान था। इतना तेज बुखार सामान्य मानव क्षमता से बाहर था। अचानक लड़का बेहोश हो गया। डॉक्टरों ने उसे तुरंत आपातकालीन कक्ष में ले जाया। बढ़ते तापमान के कारण उसे बर्फ में रखा गया ताकि बुखार कम हो सके। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि लड़के के जीवन चिन्ह अजीब हैं। हालांकि उसके पैरों पर काटने के निशान थे, लेकिन वे बुखार का कारण नहीं थे। मात्र यही पता चला कि उसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलित हैं। बहन ने डॉक्टरों को श्याओ शुआई की चोट के बारे में पूरी जानकारी दी। कुछ ही समय बाद उसने श्याओ शुआई के पाले हुए रहस्यमय जीव शियाओ चियांग को अस्पताल ले आई। चूंकि उसे डॉक्टर के पास ले जाना मुश्किल था, इसलिए बहन ने शियाओ चियांग को टेबल पर रखा। तभी समुद्री विशेषज्ञ डॉ दा चुइंग आए। बहन ने उन्हें तुरंत शियाओ चियांग के पिंजरे के पास ले जाकर दिखाया, लेकिन देखा कि शियाओ चियांग पिंजरे को काटकर भाग गया। जानवर की खतरनाक प्रकृति को समझते हुए अस्पताल ने तुरंत पुलिस को बुलाया। जब डॉक्टर श्याओ शुआई की स्थिति देखने गए तो देखा कि शियाओ चियांग उसकी चोट को चाट रहा था। किसी के आने पर शियाओ चियांग भाग गया, लेकिन जल्दी ही पुलिस ने उसे कोने में घेर लिया। इसी दौरान श्याओ शुआई का दिल रुक गया। डॉक्टरों ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया। गन की आवाज के साथ श्याओ शुआई अचानक होश में आया और बिना किसी की रोक टोक के भाग खड़ा हुआ। जब श्याओ शुआई ने देखा कि शियाओ चियांग को मारा गया है तो वह दुख और सदमे से फिर बेहोश हो गया। रात के समय उसकी बहन ने देखा कि उसका पैर लगातार कंपा रहा है। जैसे ही उसने कंबल उठाया, उसने देखा कि श्याओ शुआई का पहले बुरी तरह काटा गया पैर पूरी तरह ठीक हो चुका है। अगली सुबह जब श्याओ शुआई सड़क पर चला तो उसके पास के स्ट्रीट लाइट्स चमकने लगीं। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर में कुछ बदल रहा है। इसी बीच श्याओ मेई ने रहस्यमय व्यक्ति के साथ तय किए गए स्थान पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। रहस्यमय व्यक्ति ने श्याओ मेई को अकेले हवाई जहाज में बैठाया और आंखें बंद कर दी। कुछ देर बाद वह उसे एक प्रयोगशाला ले गया। यहाँ रहस्यमय व्यक्ति ने श्याओ मेई को समुद्री राक्षस की उत्पत्ति के बारे में बताया। उसका नाम हुआ जिए था, जो दुनिया के सबसे बड़े जीव विज्ञान और जीन विशेषज्ञों में से एक था। 20 साल पहले एक रहस्यमय संस्था ने हुआ जिए से संपर्क किया और कहा कि वह उनके लिए काम करे। सिर्फ यह कि वह किसी से संपर्क न करे, संस्था उसकी सभी मांगे पूरी करेगी। हुआ जिए ने शुरुआत में सोचा था कि वह दुनिया के लिए उपयोगी काम करेगा, लेकिन संस्था ने जो ऑफर दिया वह बहुत बड़ा था। इसके अलावा इस संस्था ने दुनिया भर के 2000 से अधिक वैज्ञानिकों को शामिल किया था और हर कोई सिर्फ अपने क्षेत्र में काम करता था। श्याओ मेई ने जिस समुद्री राक्षस को देखा वह हुआ जिए द्वारा बनाया गया था। हुआ जिए ने महसूस किया कि उसका शोध अब मानवता के लिए खतरा बन चुका है। जब उसने श्याओ मेई का वीडियो इंटरनेट पर देखा, फिर हुआ जिए ने श्याओ मेई को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन श्याओ मेई चक्कर खा गई और बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो पता चला कि उसे पहले ही प्रयोगशाला से बाहर भेज दिया गया था। इसके बाद श्याओ मेई और दाजुआंग ने हुआ जिए की दी हुई जानकारी के आधार पर जांच शुरू की। उनका पता दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी तक गया, लेकिन जो उन्होंने अगला देखा उसने उनकी सोच पूरी तरह बदल दी। समुद्र में एक ऐसा विशालकाय जीव था जो मछली पकड़ने वाली नौकाओं तक निगल सकता था, लेकिन उसका बच्चा किसी कोने में फंसा हुआ था। पुलिस की गोली चलने के साथ समुद्री राक्षस शियाओ चियांग ने जोर से ठोकर मारी। कुछ ही समय बाद शियाओ शुआई उसके शरीर के सामने खड़ा था। जैसे ही वह दुखी था, एक चमत्कारी घटना हुई जिसे गोली लगी थी और जो मृत लग रहा था, शियाओ चियांग अचानक जिंदा हो गया। फिर वह एक छलांग लगाकर मेज के नीचे छुप गया। शियाओ शुआई जल्दी से एक मछली लेकर शियाओ चियांग के सामने रख दिया, लेकिन शियाओ चियांग ने बस मछली खींच ली और बाहर आने का इरादा नहीं दिखाया। समुद्री विशेषज्ञ डॉ दा चुइंग ने देखा और श्याओ शुआई से कहा कि वह शियाओ चियांग को प्रयोग के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। अनुभवहीन श्याओ शुआई जल्दी ही राजी हो गया। उसने शियाओ चियांग को अपनी नजरों से बाहर बुलाया। जब शियाओ चियांग ने देखा कि श्याओ शुआई की आंखें उसी तरह की हैं जैसी उसकी हैं, तो उसने उस पर से सावधानी हटा दी। अगले कई दिनों तक डॉ दा चुइंग और अन्य विशेषज्ञ शियाओ चियांग पर प्रयोग करते रहे, लेकिन शियाओ चियांग को यह पसंद नहीं आया और यहाँ तक कि उसके पसंदीदा खाने की चीजें भी उसे लुभा नहीं पाईं। श्याओ शुआई ने इसका ध्यान रखा
और डॉक्टर से कहा कि शियाओ चियांग पर अब प्रयोग बंद किया जाए, लेकिन द चुइंग ने गुस्से में उसे प्रयोगशाला से बाहर निकाल दिया। शियाओ शुआई फिर भी शियाओ चियांग के लिए चिंतित था और वापस गया। वह देखा कि डो द चुइंग शियाओ चियांग की स्वयं उपचार क्षमता का अध्ययन करने के लिए उसे जीवित काटने की योजना बना रहा था। शियाओ शुआई ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन डो द चुइंग ने उसे चेतावनी दी कि अब वह मछली घर में न आए, और शियाओ चियांग को जबरन कब्जे में ले लिया गया। इसी समय शियाओ मेई और दा जुआंग समुद्री राक्षस की जांच करते हुए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी पहुंचे। उन्होंने खुद को पत्रकार बताकर इंटरव्यू की कोशिश की, लेकिन जल्द ही पहचान लिया गया और उन्हें बाहर कर दिया गया। तभी हुआ जे ने शियाओ मेई को फिर से कॉल किया और एक महत्वपूर्ण सुराग दिया, लेकिन कॉल खत्म होते ही पीछे से छोटा ब्लैक आ गया। लगता था कि हुआ जिये को गंभीर खतरा है। शियाओ मेई और दा जुआंग ने हुआ जिये के सुराग के अनुसार एक पुरानी वीडियो टेप ढूंढी। जब उन्होंने टेप चलाया तो दोनों दंग रह गए, क्योंकि टेप में वही चेहरा दिखा जो हमेशा उनका पीछा करता रहा, छोटा ब्लैक। लेकिन यह वीडियो टेप 1977 का था। इसका मतलब है कि अब छोटा ब्लैक 100 साल से अधिक का होना चाहिए था। तो वह अब भी इतना जवान कैसे दिख रहा था? इसी बीच शियाओ शुआई और उसकी प्रेमिका शियाओ हुआ समुद्र किनारे घूमने गए। अचानक उन्हें किसी की मदद मांगने की आवाज सुनाई दी। वे दौड़कर देखने गए और पाया कि एक तैरता हुआ स्कूल छात्र अचानक गायब हो गया। शियाओ शुआई ने देखा कि दूर समुद्र की सतह पर हरी बिजली जैसी चमक दिखाई दे रही थी। उसे समझ आ गया कि वह छात्र समुद्री राक्षस द्वारा खींचा गया है। रात भर की खोज के बाद लोग घास के बीच छात्र का कटा हुआ हाथ ढूंढ निकले। पुलिस ने मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जनता पुलिस की लापरवाही से नाराज थी। यहाँ तक कि पीड़ित के पिता ने समुद्र में पाए गए समुद्री राक्षस के अंडे पुलिस के सामने फेंक दिए और कहा कि समुद्र में ऐसे अंडे पूरे इलाके में फैले हुए हैं। यदि इन जीवों को तुरंत न रोका गया तो लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। जनता के दबाव में पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। जब उन्हें पता चला कि मछली घर में एक छोटा समुद्री राक्षस है, तो उन्होंने शियाओ शुआई से कहा कि वह शियाओ चियांग पर ट्रैकर लगाकर समुद्र में छोड़ दे, ताकि यह अपने साथियों को बुला सके और फिर सबको खत्म किया जा सके। शियाओ शुआई को यह करना मुश्किल लगा, लेकिन उसने हाल ही में मारे गए छात्र और शहरवासियों की सुरक्षा को याद करते हुए दुखी होकर शियाओ चियांग पर ट्रैकर लगा दिया। कुछ समय बाद पुलिस ने ट्रैकर के जरिए पता लगाया कि शियाओ चियांग कई छोटे समुद्री राक्षसों को समुद्र की तरफ ले जा रहा है। पुलिस और शहरवासी पूरी तरह से हथियारबंद होकर समुद्री राक्षसों के स्थान पर पहुंच गए। वे सोच रहे थे कि एक ही बार में सभी को खत्म कर देंगे। समुद्र किनारे लोग तनाव में खड़े थे, हाथ में बंदूकें लिए। समुद्र से लगातार समुद्री राक्षसों की चीखें सुनाई दे रही थीं। एक आदमी ने गोली लगी समुद्री राक्षस को उठाकर अपने साथियों को दिखाया, लेकिन अचानक वह समुद्री राक्षस उसके गले पर हमला कर देता है। समस्त लोगों की गोलीबारी के बावजूद छोटे समुद्री राक्षस डरने की बजाय उन्हें पीछे धकेलने लगे। एक आदमी अपनी कार में भागकर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन समुद्री राक्षस कार की शीशियां तोड़ देता है। आदमी हमला करने लगता है, लेकिन उसे समुद्री राक्षस ने बांह में काट लिया। इस खतरे के बीच शियाओ शुआई सामने आता है। जिस छोटे समुद्री राक्षस पर वह बड़ा हुआ था, वह हमला रोक देता है। शियाओ शुआई तुरंत उस पर लगे ट्रैकर को हटा देता है और फिर उसके नेतृत्व में सारे छोटे समुद्री राक्षस समुद्र में चले जाते हैं। कई दिनों बाद शियाओ शुआई एक समुद्र तट पर जागता है। जैसे ही वह फोन पर अपनी सुरक्षा की खबर देता है, 2 कुत्ते अचानक उस पर जोर से भौंकते हैं। शियाओ शुआई की आंखें बदलती हैं और कुत्ते डर कर भाग जाते हैं। उसे एहसास होता है कि अब वह पूरी तरह मानव नहीं रह गया है। इसी बीच शियाओ मेई और दा जुआंग पुरानी रिकॉर्डिंग में छोटा ब्लैक देखते हैं। सच्चाई जानने के लिए वे उसे बहला फुसलाकर बाहर लाते हैं और अपने घर में बांध देते हैं। जब छोटा ब्लैक अपनी पुरानी वीडियो में खुद को देखता है तो वह शांत रहता है, लेकिन सवाल नहीं करता। दा जुआंग ने शियाओ मेई को बाहर लॉक किया और छोटा ब्लैक से जानकारी निकालने के लिए दबाव डालता है। उसके फोन से पता चलता है कि छोटा ब्लैक नॉर्थ कैरोलिना की एक कंपनी से लगातार संपर्क में है। जब दा जुआंग और शियाओ मेई को कोई जवाब नहीं मिलता तो छोटा ब्लैक उनका प्रयास रोक देता है। शियाओ मेई कहती है कि छोटा ब्लैक का फोन ट्रैक किया जा सकता है और उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन बाहर जाते समय शियाओ मेई और दा जुआंग में बहस हो जाती है। शियाओ मेई सोचती है कि दा जुआंग ने अपने आप को खो दिया है और समुद्री राक्षस की जांच के चक्कर में लगभग किसी को मार ही डालते। शियाओ मेई ने अब और जांच जारी रखने का मन नहीं बनाया, इसलिए दोनों अलग हो गए। शियाओ मेई के जाने से दा जुआंग का समुद्री राक्षस की जांच करने का इरादा कम नहीं हुआ। वह अकेले नॉर्थ कैरोलिना की कंपनी की तरफ गया। कुछ समय बाद दा जुआंग ने खुद को ट्रक ड्राइवर बनाकर वहां घुसने में कामयाबी पाई, लेकिन उसने जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। अनंत जैसी लंबाई वाले बेस में
अनगिनत कूलर रखे हुए थे जिनमें इस ग्रह की सभी जीव जंतु मौजूद थे और हर जीव का एक नर और एक मादा था। स्पष्ट था कि ये सभी जीव नए जीवों के निर्माण के लिए जरूरी थे। दजुआंग ने तुरंत श्याओमेई को फोन किया और यह भयंकर जानकारी बताई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे बेस के कर्मचारियों ने पकड़ लिया। इस बीच श्याओमेई ने अपने बेटे को खोजने के लिए वापसी की, लेकिन छोटा ब्लैक पहले ही वहां लोगों को इंतजार करने भेज चुका था। श्याओमेई भी पकड़ ली गई। अचंभे की बात यह थी कि छोटा ब्लैक ने उस पर कोई दबाव या यातना नहीं डाली, बल्कि उसने बताया कि वह हमेशा उस रहस्यमयी संगठन के प्रति वफादार रहा। लेकिन जब उसने श्याओमेई द्वारा खोजा गया वीडियो देखा, तब उसे पता चला कि वह सिर्फ एक क्लोन और नकली है। उस समय उसकी सभी मान्यताएं और उद्देश्य समाप्त हो चुके थे। उसने बंदूक निकाल ली। श्याओमेई डरकर रोने लगी, लेकिन कुछ गोली चलने के बाद भी श्याओमेई को कोई चोट नहीं लगी। उसने पूछा कि छोटा ब्लैक ने उसे क्यों नहीं मारा। वहीं स्कूल लौटे श्याओ शुआई को सभी साथी छात्रों की अजीब निगाहों का सामना करना पड़ा। कई ने उसकी अलमारी में सड़ी हुई मछली डाल दी और स्कूल के बाद कुछ बदमाशों ने उसे सार्वजनिक रूप से चुनौती दी। असहाय श्याओ शुआई ने प्रतिक्रिया दी। उसने आसानी से बदमाश का हाथ तोड़ दिया, अपने हाथ को उसके माथे पर रखा और हरी बिजली छोड़ दी। फिर वह जैसे पागल हो गया और लगातार उसे मारने लगा। जब शांत हुआ तो उसे खुद नहीं पता था कि उसने क्या किया। रात में पुलिस श्याओ शुआई के घर पहुंची। बदमाश का पिता भी लोगों के साथ आया और घर को घेर लिया। धीरे धीरे और लोग इकट्ठे होने लगे, क्योंकि श्याओ शुआई अब उनके लिए अजीब और खतरनाक बन चुका था। लोग सीधे घर में घुस आए और श्याओ शुआई को खींचकर बाहर ले गए। भीड़ में अराजकता फैल गई। तभी पुलिस ने गोली चलाई और घोषणा की, शहर को एक बड़े संकट का सामना करना है। सभी की किस्मत अनिश्चित है। 5000 फीट की गहराई में रहस्यमयी समुद्री राक्षस समुद्र के ज्वालामुखी खोद रहे थे। लगातार खुदाई से गहरे समुद्र में भूकंप आया और भयानक सुनामी उठी। टीवी पर पत्रकार रिपोर्ट कर रहे थे कि कई शहर पानी में डूब चुके हैं और हताहतों की संख्या बढ़ रही है। अगली ही घड़ी श्याओमेई के शहर पर भी सुनामी आने वाली थी। हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह जाम था, लेकिन श्याओमेई ने सड़क पर रुकने के बजाय विपरीत दिशा में कार दौड़ाई, क्योंकि वह जानती थी कि दजुआंग बेस में उसकी मदद का इंतजार कर रहा है। शीघ्र ही श्याओमेई बेस पहुंच गई। कर्मचारी पहले ही चले गए थे। बेस बहुत बड़ा था, इसलिए उसने पहले सुरक्षा कैमरे रूम में जाकर दजुआंग को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसने जो देखा उससे उसे और भी झटका लगा। लगी ट्रेनें लगातार कई कूलर ले जा रही थीं और गंतव्य था धरती की सबसे गहरी तह। श्याओमेई को अंततः समझ आ गया कि समुद्री राक्षस मानव निर्मित थे और वे हमेशा समुद्र की गहराई में छिपे हुए थे। कुछ देर बाद श्याओमेई ने बायोलॉजिकल लॉक को तोड़कर दजुआंग को बाहर निकाला। दोनों तुरंत बेस से भागे। सड़क पर कोई नहीं था। यदि वे समय पर न भागते तो उन्हें सुनामी निगल जाती। अपनी समझदारी और साहस के बल पर दोनों ने एक चलती कार रोक दी, लेकिन कार में केवल 2 14 साल के बच्चे थे। ऊपर से श्याओमेई ने देखा कि कार में एक छोटा समुद्री राक्षस भी है। श्याओ शुआई ने बताया कि यह उसका पालतू है, वह कभी नहीं काटता। जैसे ही वे समुद्री राक्षस पर चर्चा कर रहे थे, कार अचानक गायब हो गई। पीछे सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी पो आ रही थी। चारों को उच्च मंजिल वाले चर्च की तरफ भागना पड़ा। चर्च की छत तक पहुंचने पर उन्होंने देखा कि छत की खिड़की नहीं खुल रही थी। बहुत सारा पानी अंदर घुस रहा था। वे निराश होने लगे, लेकिन कुछ देर बाद सुनामी धीरे धीरे रुक गई। श्याओ शुआई ने खिड़की से बाहर देखा। पानी ने केवल चर्च का एक हिस्सा डुबोया था। जैसे ही वह राहत की सांस ले रहा था, श्याओमेई ने चेतावनी दी कि कुछ और आने वाला है। श्याओ शुआई ने फिर खिड़की की ओर देखा और देखा कि एक समुद्री राक्षस आ रहा है। राक्षस ने उसकी पुतली देखी और जैसे ही उसने श्याओ शुआई की आंखें देखीं, जो उसकी जैसी थीं, वह सीधे वहां से चला गया। लेकिन दूसरी लहर ने फिर हमला किया। खुशी की बात यह थी कि दजुआंग ने खिड़की तोड़कर छत तक पहुंचने का रास्ता बना दिया। जब वे छत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पहले का सुंदर शहर अब पानी में डूब चुका है। सीजन खत्म। संदेश साफ है, अगर मनुष्य प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है तो अंततः प्रकृति का प्रकोप उसे अपनी पकड़ में ले लेगा।